ईरान के दरमियान किसी बाज़ाब्ता जंग बंदी के ऐलान के बगैर अभी तक जंग में वक्फा बरकरार है। आपको पता है ना, पिछले 3-4 दिन हो गए हैं अब, और इतलात हैं कि इस वक्फे को मुस्तकिल अमन में बदलने के लिए सालों की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी यकीनी तौर पर अब भी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बहुत दोस्ताना बातचीत है जारी, तहम उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वो तवील मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, जबकि तेहरान का कहना है कि बिल्कुल जी हम तो नहीं ऐसा कुछ कर रहे हैं। अमरीका जंग से निकलने का रास्ता तलाश करने में मुश्किल का शिकार है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन पहुँच गए हैं, और ये जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभाला आई गेस 8वीं दफ़ा ये मुलाकात करने जा रहे हैं। देखिए, ये जंग जब से शुरू हुई है उस दौरान में तो शायद पहली दफा। अच्छा, एक और भी है उधर कैस्पियन सी में, जो यूक्रेन पे ईरान की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने उसके वेसल को नुकसान पहुंचाया, जिसके नतीजे में एक ईरानी की जान भी गई, वो एक अलग मामला है। सो कितनी चीज़ें इससे अब रिलेट हो पूछ लेते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर जफर नवाज जसपाल साहब, वाइस चांसलर QA। डॉक्टर साहब, अब 3-4 दिनों से ज़रा थोड़ा सा अमन की सिचुएशन है। उससे पहले आपको पता है 13 दिन लगातार जो थी बमबारी हो रही थी, अटैक्स हो रहे थे। व्हाई शुड वी हैव फेथ कि अब ये अमन जो है ये एक्चुअली मुस्तकिल ही रहेगा और दोबारा से कोई एडवेंचरिज्म नहीं होगी? हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए इस चीज़ से, क्योंकि एडवेंचरिज्म तो हर वक्त हो रहा है और इसमें एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, 2 पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है, इसमें मल्टीपल पार्टीज का इंटरेस्ट है। मगर इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आप उम्मीद लगी है कि जब नेतन्याहू वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे क्या बात होती है, क्योंकि अमेरिकन ने कोशिश करनी है कि उसको कन्विंस करने के लिए कि वो लेबनान में जो है वो अमन लेके आए या अपने स्ट्राइक्स रोके, जो उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उसने 27 अक्टूबर को जो इलेक्शन लड़ना है उसमें उसकी एक ही डिलीवरेंस होगी कि मैंने जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स थे इसराइल को, हमास और हजबुल्ला, वो ख़त्म कर दी है। अगर वो आज रोक लेता है, निगोसिएशंस में चला जाता है, तो अब ऑटोमेटिकली ये प्रोलॉन्ग पीस हो जाएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ईरान पे भी होगा। आपको मालूम है कि अभी ईरानी लीडर ने कहा है कैटेगोरिकली कि इस जंग की रुकावट उस वक्त मुकम्मल होगी, या ये पीस ट्रूस जो है ये परमानेंट पीस में उस वक्त ट्रांसफ़र होगा जिस वक्त आप लेबनान में अमन लेके आएंगे। अच्छा, अब जाहिर है ये तो बड़ी पुरानी शर्त है जो चली चली आ रही है। फिर दूसरी तरफ इसी दौरान बाबुल मंदब वाला जो मामला शुरू हुआ, रेड सी में हुसियों ने हमले करना शुरू कर दिए, वहाँ एक महाज गर्म हो गया, वहाँ से तेल की सप्लाई मुतासर होने का एक नया ख़तरा दुनिया के सामने आ गया। पहले ही आपको पता है क्या ऑयल सप्लाईज़ का हाल हुआ और उसके नतीजे में प्राइसेस का। फिर यूक्रेन पे जो ईरान की तरफ से इल्ज़ाम लगाया, सो ये बड़ा मल्टी प्रोंग्ड इशू नहीं बन गया है? देखिए, जिस वक्त इस तरह की वॉर शुरू होती है, ख़ास तौर पे जब सुपर पावर या ग्रेट पावर आती है और उसके साथ रिटेलिएशन में एसिमेट्रिकल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है और उसके मुख्तलिफ जगहों पे उसको हिट किया जाता है, तो ये यूक्रेन में जो ईरान पर किया गया, तो ईरान को एक इंडिकेटर भी दिया गया कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दुनिया को डिस्टर्ब करेंगे तो आपकी भी ट्रेड कहीं भी सेफ नहीं होगी। यूक्रेन आप कहीं भी आपका शिप जाएगा उसके ऊपर भी टारगेटिंग हो सकती है, तो ये एक सिग्नलिंग भी हो सकती है। और दूसरी तरफ आपको मालूम ही है कि जो इसराइल जो ईरानियन ड्रोन्स हैं वो यूक्रेन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं, और यूक्रेन तो ईरान और रशिया को अलाय समझता है, जो गो के रशिया डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो ये इस तरीके से जब ये चीज़ें फैलेंगी तो ये फिर ज़्यादा नुकसानदेह होगी। बाकी आपने जो कहा कि स्ट्रेट ऑफ मंदेब, ये बड़ा चैलेंजिंग है, और ये पहले दिन से हमें मालूम था कि जिस वक्त भी यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ईरानियन, तो उसका रिप्ले आपको नजर आएगा स्ट्रेट ऑफ मंदेब में। मगर अब देखना यह है कि इसको अगर रोका जाता है और जंग को ये ट्रूस दोबारा, अभी पाकिस्तान एक्टिव है, चाइना ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया और बाकी कंट्रीज भी, तो ये आगे ना फैले तो बेहतर है। अगर आगे फैलेगी तो फिर इसको मजीद इसके नुकसानात बढ़ेंगे। अच्छा डॉक्टर जफर, ये भी बताइएगा कि अब माना कि ये हुरमुज़ पे भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ओवीसी जंग का अब तो मेन पॉइंट जो है वो हुरमुज़ ही रह गया और अब मंदब भी बीच में आ गया। ऑल्दो इसमें अगर आप कोई डेटा देखें बिटवीन जुलाई 24 एंड 26, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, हुरमुज़ में से भी 29 वेरीफाइड क्रॉसिंग्स हुई हैं शिप्स की, और बाबुल मंदब में तो 100 के करीब कोई क्रॉसिंग्स हुई हैं। सो इट इज़ ओपन ऑल्सो एंड क्लोज्ड ऑल्सो, मतलब कौन रिस्क ले जाने का कौन ना ले, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जब जंग हो रही थी तो 6 तक आ गया था ये। जी बिल्कुल, लेकिन अब तो लगता है कि आना जाना लगा हुआ है।
देखिए, इसमें रिस्क तो कहीं ले सकते हैं। जिस तरह आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली हमारे फॉरेन ऑफिसर ने कहा कि हमारे अगर इंटरेस्ट को हिट किया हूथीज में तो ये उनके लिए बेहतर नहीं होगा। ईरानियंस भी हमारे शिप्स को या इस तरह के उनके अलायंस की शिप्स को वो कंप्रोमाइज़ कर रहे होंगे उनके ट्रैवलिंग पे। मगर एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए, शिपिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो चैलेंज होता है वो इनकी इंश्योरेंस का होता है। और इंश्योरेंस कंपनियां बैठी हुई यूरोप में, और वो तो एक धमाका हो जाए तो अपने इंश्योरेंस रेट्स जो है बढ़ा देते हैं। तो इसलिए ये जो शिपिंग जिन्होंने क्रॉस भी किया है उन शिप्स के लिए भी ये कोई प्रॉफिटेबल क्रॉसिंग नहीं होगी, मजबूरी में उन्होंने किया है। तो लिहाजा वो जिस तरह चाहे बंद हो या खुला हो, अगर नॉर्मलाइज चीज़ें नहीं होंगी तो ये शिपिंग जो है, जो आपने भी जो मुझे फिगर्स दिए हैं, उन शिप्स को या उनके ऑनर्स को उससे ज़्यादा कॉस्ट पड़ गई है, जितने इससे बेहतर है कि वो खड़े रखें। इसीलिए अगर आपको याद होगा कि कोविड के दौर में भी जब शिपिंग इंडस्ट्री को बहुत धचका लगा और इस जंग से भी लग रहा है। Dr. Zafar Nawaz Jaspal, thank you so much for your time. And this is where we stand vis-a-vis the Iran-US. अब ये हम वॉर ही कह रहे हैं अभी, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी में हम ये नहीं है कि वॉर ख़त्म हो गई हो, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। अच्छा जी, आगे बढ़ें।